नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू गणित शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था अभ्यास कार्य के बारे में। अब देखेंगे हम गृह कार्य के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में देखा था प्रैक्टिस वर्क के बारे में। आज हम देखेंगे यहाँ से, है ना, होमवर्क के बारे में, गृह कार्य के बारे में। गृह कार्य होता क्या है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसके विषय में हम देखते हैं। ठीक, चलिए। देखिए छात्र, गृह कार्य होता क्या है। कहता है गृह कार्य को अधिगम अनुभवों का एक साधन माना जाता है। गृह कार्य को अधिगम अनुभवों का एक साधन माना जाता है। गृह कार्य की रचना इस प्रकार की जाती है जिससे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। क्या कहते हैं कि आपके पास क्या होता है, जो गृह कार्य वो अधिगम अनुभव का एक साधन माना जाता है। अधिगम अनुभव का एक साधन होता है, ठीक है। गृह कार्य को इस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी रचना इस प्रकार की जाती है कि हमारे जो शिक्षण का उद्देश्य है, हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो क्या हो सके, उससे उसकी प्राप्ति की जा सके, उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, आगे कहता है गृह कार्य अनुभवों के अभ्यास तथा पुनर्बलन का कार्य करता है। कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में बालक जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हें अपने ढंग से सीखने और स्थायी बनाने के दृष्टिकोण से गृह कार्य उस कार्य को कहते हैं जिससे विद्यार्थी शिक्षण उपरांत घर पर पूरा करता है। इससे उसके द्वारा कक्षा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभवों की पुष्टि होती है। ठीक, कहता है कि गृह कार्य क्या होता है, अनुभवों के अभ्यास तथा पुनर्बलन का कार्य करता है। कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थिति में बालक जो अनुभव प्राप्त करता है, कक्षा शिक्षण अनुभव, है ना, कक्षा शिक्षण अधिगम मतलब जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, किस परिस्थिति में पढ़ाया गया है, किस कंडीशन में पढ़ाया गया है, किन सूत्रों को बताया गया है, किन नियमों को बताया गया है, वो क्या करता है, उन सभी अनुभवों को प्राप्त करता है। उन सभी अनुभवों को वो अपने में एकत्रित करता है, उनको प्राप्त करता है। उनके हिसाब से फिर क्या करता है, वो उन्हीं कार्यों के लिए घर में फिर से क्या करता है, घर में उन शिक्षण को फिर से वो क्या करता है, अभ्यास करता है। ठीक है, देखिए कह सकता है यहाँ पे वो कि कक्षा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में बालक जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हें अपने ढंग से सीखने और स्थायी बनाने के दृष्टिकोण से, है ना, अपने ढंग से सीखने और उस सीखे हुई चीजों को स्थायी बनाने के लिए, जो हम सीखते सिखाते हैं उसको स्थायी बनाने के लिए दृष्टिकोण से गृह कार्य उस कार्य को कहते हैं जिससे विद्यार्थी शिक्षण उपरांत, शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत घर पर पूरा करता है। शिक्षण उपरांत घर पर पूरा करता है। कहने का मतलब अगर एक विद्यार्थी अपने शाला से, अपने विद्यालय से कुछ सीख कर घर में जाता है और जो काम बच जाता है या शिक्षकों द्वारा जो कार्य दिया जाता है उस कार्य को क्या करता है, वो घर में पूरा करता है। वहाँ पे क्या काम आता है उसके लिए, वहाँ पे उन्होंने जो विद्यार्थी है वो जो कक्षा में शिक्षा प्राप्त करता है, जो सीखता है, जिस नियम को पढ़ा है, जिस सूत्र को पढ़ा है, उस पूरे का अनुभव कहाँ लगाता है, वो गृह कार्य में लगाता है। गृह कार्य में सीखने और उन चीजों को पूरा करने में लगाता है जो उनके द्वारा सीखने में बच गया हो। ठीक है, वो अपने अनुभव के हिसाब से वहां पे गृह कार्य को पूरा करता है। ठीक, इसके द्वारा क्या होता है, कक्षा में अर्जित ज्ञान एवं अनुभव की पुष्टि होती है। इससे ये हो जाता है कि एक विद्यार्थी कक्षा में किस प्रकार से कितनी शिक्षा को समझ पाया, है ना, जो हमने पढ़ाया, ये एक शिक्षक ने जो पढ़ाया, जो समझाया, जिस विषय के बारे में पढ़ाया या समझाया, उसको वो कितना सीख पाया, कितना समझ पाया, उसको वो अनुभव कर सकता है, उसकी पुष्टि वो कर सकता है। कि अगर हम यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ाए हैं तो 4 में हमको कितना टॉपिक समझ में आया, इस बात की वो पुष्टि कर सकता है।
ठीक है, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने आज कक्षा में वर्ग समीकरण पढ़ाया, घातांक पढ़ाया और वर्गमूल पढ़ाया। तो हमको इन तीनों टॉपिक में कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया और कौन सा नहीं, इसकी पुष्टि जब हमको गृह कार्य मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो वो उस अनुभव के उस सूत्र को और उस नियम को वहाँ पे लगाकर हम देख सकते हैं कि अभ्यास कर सकते हैं। उससे हमको ये अनुभव हो जाता है कि हमने कितना वहाँ पे सीखा करके। ठीक है, देखिए गृह कार्य का क्या होता है, गृह कार्य में कुछ महत्व दिए गए हैं, इसका भी महत्व होता है। तो क्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। पहला कहता है आपको व्यक्तिगत विविधताएं। व्यक्तिगत विविधताओं के अनुरूप अध्ययन। दूसरा कहता है गणना में रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। ठीक है, चौथा कहता है आपको समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग। पांचवा आपको कहता है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पर्याप्त अवसर। छठवा आपको कहता है मौलिक चिंतन का विकास। मौलिक चिंतन का विकास। ये 6 इसके महत्व दिए गए छात्र, किसके लिए, गृह कार्य के लिए। तो पहला कहता है देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप। कहता है बालकों में व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। ठीक है, विभिन्नताएं मानसिक क्षमता, सीखने की गति, स्मृति आदि पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में, हर एक बालक में अपनी अपनी एक क्षमता होती है ना। सभी एक समान नहीं होते। तो किसी में क्या होता है, कैसे रहेंगे यहाँ पे, वो भिन्नताएं क्या क्या हो सकती हैं, मानसिक क्षमता है, सीखने की गति है, स्मृति है ना, सोचने समझने की शक्ति, इन सब में क्या होती है, भिन्नताएं होती है। सब अलग अलग होती है, सभी बालकों में, सभी विद्यार्थियों में अलग अलग होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली तथा कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों को गृह कार्य अधिक तथा मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों को यह कम मात्रा में दिया जा सकता है, जिससे वे अपनी क्षमता के अनुरूप सरलता से कार्य कर सके। ठीक, देखिए कहते हैं गृह कार्य हम क्या कर सकते हैं, सभी विद्यार्थियों को एक समान नहीं दे सकते, लेकिन जनरली होता क्या है, स्कूलों में जो वर्तमान समय में चल रहा है, गृह कार्य जो मिलता है सभी विद्यार्थियों को, है ना, चाहे वो आपके पास पिछड़ापन वाला बालक हो, मंद बुद्धि वाला हो या विशिष्ट वाला हो, सभी को जो गृह कार्य मिलता है वो एक समान दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर व्यक्ति में, हर बालकों में अपनी अपनी एक भिन्नता होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी एक मानसिक शक्ति होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है। तो क्या करना चाहिए, जो
कुशाग्र बुद्धि बालक है ना, कुशाग्र बुद्धि बालक है, उनको क्या होना चाहिए, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए, गृह कार्य थोड़ा सा ज्यादा मिलना चाहिए। और जो मंद बुद्धि बालक है और जो पिछड़े बालक है ना, पिछड़े वर्ग बालक है, उनमें क्या होना चाहिए, उनमें होमवर्क देना चाहिए लेकिन थोड़ा सा उनकी क्षमता के अनुरूप देना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुरूप। देखिए आप क्या करते हैं, एक प्रतिभाशाली बालक को, एक कुशाग्र बुद्धि बालक को आप जो भी सवाल देंगे वो क्या होता है, उन बातों को बहुत जल्दी क्या करता है, वो कैप्चर भी कर लेता है और क्या करेगा, उनको आपको वो कार्य करके आपको जल्दी दिखा भी सकता है। लेकिन यहीं पे अगर मंद बुद्धि बालक है तो अगर उनको अगर ज़्यादा प्रश्न देते हैं तो उनको समय लगता है बनाने में, क्योंकि वो कम प्रश्नों को ही हल करने में बहुत समय ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए कि इनकी क्षमता के अनुसार ही क्या है, उनको जो प्रश्न दिए जाते हैं, जो गृह कार्य हैं, उनको दिए जाने चाहिए और इनकी योग्यता को जानने का ये सबसे सरलतम रूप होता है कि हम उसकी योग्यता के अनुसार उनको होमवर्क दे सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहता है गणना में रुचि उत्पन्न करना, यह है दूसरा, गणना में रुचि उत्पन्न करना। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, देखिए जब बालक स्वयं गणित की समस्याओं को हल करता है तो इस सफलता पर उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है तथा वह गणित के अध्ययन में रुचि लेने लगता है। इस प्रकार एक अच्छे स्तर तथा संतुलित गृह कार्य द्वारा बालकों में गणित के प्रति रुचि विकसित करने में सहायता मिलती है। देखिए कहता क्या है कि जब बालक स्वयं गणित की समस्याओं को हल करने लगता है तो उसको क्या होती है, जब उसको सफलता मिलती है तो उसको एक क्या विशेष आनंद की अनुभूति होती है कि हमने इस प्रश्न को हल कर लिया, हमसे प्रश्न हल हो गया, उसके अंदर एक अलग सी खुशी होती है। तो क्या लेता है, जैसे अब क्या होता है, उसने उस प्रश्नों को हल किया तो उसके अंदर गणित अध्ययन में या गणित के प्रश्नों को हल करने में उसके अंदर क्या होती है, रुचि जागृत होती है, उसकी अध्ययन में उसकी इच्छा शक्ति क्या होती है, उसमें इच्छा शक्ति जागृत होने लगती है। इस प्रकार क्या करता है, वह अच्छे स्तर तथा संतुलित गृह कार्य द्वारा बालकों में गणित के प्रति रुचि विकसित करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी छात्र में गणित के पीछे या गणित के प्रति रुचि जागृत करने में, उसकी इच्छा शक्ति जागृत करने में क्या कर सकते हैं, एक संतुलित गृह कार्य है ना, संतुलित मतलब अच्छे स्तर का जो बालक कर सकते हैं, और एक संतुलित कहने का मतलब ये है कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार और उनकी क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य देना, ये होता है संतुलित गृह कार्य देना। ठीक है, तो इसका हम उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, अगला कहता है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। तीसरा कहता है, देखिए आपके पास मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। तो इसमें आप क्या बता सकते हैं, देखिए ये कहता है बालकों में है ना समस्या का हल ढूंढने की जिज्ञासा, खोजने की प्रवृत्ति आदि गुणों का समावेश होता है। यदि बालक को गणित में गृह कार्य इस रूप से दिया जाए कि उसे समस्या का हल ज्ञात करना हो अथवा कोई रचनात्मक कार्य करना हो तो इसके द्वारा उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। देखिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति कहने का मतलब जब भी हम क्या कहते हैं, बालकों में समस्या ढूंढने की जिज्ञासा होती है, खोजने की प्रवृत्ति आदि गुणों का समावेश होता है। देखिए अगर हम कुछ सवाल दे देते हैं बच्चों को तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे बैठे रह जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी क्या होता है, इसीलिए कहता है साइकोलॉजी ये कहता है, मनोविज्ञान इसलिए कहता है कि हर एक बालकों में क्या होती है, हर एक विद्यार्थियों में क्या होता है, उसमें एक जिज्ञासा होती है, खोजने की एक जिज्ञासा होती है, ढूंढने की एक क्षमता होती है, क्षमता भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रवृत्ति को क्या होती है, इस दोनों प्रवृत्तियों का हम समावेश कर सकते हैं, खोजने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा है ना, इन सब का क्या होता है, उसमें समावेश होता है। यदि क्या होता है, बालक को गणित में गृह कार्य इस रूप से दिया जाए कि समस्या का हल ज्ञात करना है ना, गणित में अगर हम क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाए जिससे क्या कर सकता है, कुछ रचनात्मक चीजें बना सके, कुछ रचनात्मक चीजें बना सके, या क्या कर सकते हैं कि उस समस्या को हल करने में उसको ज्यादा असुविधा ना हो। ये शुरुआत के लिए है, ठीक है, ज्यादा असुविधा ना हो। धीरे धीरे क्या होगा, वो उन धीरे धीरे सरल प्रश्नों से क्या करता है, वो छात्र कठिन प्रश्नों की ओर चलता है। तो वो किस प्रकार होगा, जब वो सरल प्रश्नों को हल करना शुरू करता है तो उसको सफलता मिलती है। सफलता मिलने से क्या होती है, उसके अंदर एक उत्सुकता आ जाती है कि मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूँ तो मैं इससे ज़्यादा और इससे थोड़े कठिन सवालों को मैं हल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो
और थोड़े से कठिन सवालों को भी हल कर सकता है। और उसके बाद एक प्रक्रिया बहुत है कि गणित में बहुत से ऐसी स्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ होती है, ऐसी विषय वस्तु हैं जिसमें क्या होती है रचनात्मक कार्य में हम कर सकते हैं। तो उसको कुछ बालकों को ऐसे जो भी कार्य लेना चाहिए जिसमें रचनात्मक कार्य करने में उनको आनंद मिले। वो उन रचनाओं के सहारे क्या कर सकता है, वो होमवर्क को पूरा कर सकता है और गणित को क्या हो सकता है, वो समझ सकता है। जिससे क्या होगी, इससे जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता रहती है ना, जो साइकोलॉजिकल जो अपने पास यूजेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, यहाँ पर उसका उपयोग पूरी तरह होने चाहिए। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है बालकों के लिए सीखने समझने के लिए, उस आवश्यकता की पूर्ति यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, देखिए अगला कहता है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग क्या कहता है, देखिए गृह कार्य द्वारा बालकों के समय का सदुपयोग होता है। गृह कार्य द्वारा बालकों के समय का सदुपयोग होता है। यदि उनके पास गृह कार्य नहीं होगा तो वो अपना समय खेल कूद में नष्ट कर सकते हैं और गृह कार्य के कारण वह अपना गृह कार्य करने के लिए बाध्य रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं किसी भी वर्ग के छात्रों को, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को होमवर्क वहाँ पे देना चाहिए, गृह कार्य वहाँ मिलना चाहिए, जिससे अपना वो बचा हुआ समय उस शिक्षण कार्य में लगा सके, कहीं भी यहाँ वहाँ बर्बाद ना करे, यहाँ वहाँ घूम कर खेल कूद कर उसको व्यर्थ ना जाने दे। गृह कार्य देने से एक फायदा ये होता है बालकों के लिए, है ना, ये लाभ रहता है कि वो क्या करता है, विद्यालय के पश्चात जब घर पहुंचता है तो वो अपनी पढ़ाई में वो ध्यान देना शुरू करता है। वो बाध्य होता है गृह कार्य करने के लिए कि अगर हम कल विद्यालय जाएंगे तो हमको अपना गृह कार्य देना होगा, और गृह कार्य हमने नहीं किया तो हमको डांट पड़ेगी या फिर हमको सजा मिल सकती है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हर एक विद्यार्थियों को गृह कार्य मिलना चाहिए, सभी विषयों में देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक विषय में दिए बाकी विषय में नहीं दिए। लेकिन इसके लिए भी आप क्या करेंगे कि दिन तिथि आप तय कर ले कि एक दिन में आप कितने विषय का गृह कार्य बच्चों को दे सकते हैं। 6 विषय है तो 6 के 6 विषय देने पर भी बच्चे वहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो गृह कार्य नहीं करेंगे, उनका जो है जो मानसिक संतुलन भी क्या होता है, थोड़ा सा वहाँ पे काम नहीं आता, वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एक साथ बहुत सारा बर्डन होगा, है ना, बहुत सारा बोझ आ जाता है तो बच्चे नहीं करते। इसलिए वहाँ पे शिक्षक को ये करना चाहिए कि एक दिन में 2 विषय या फिर 3 विषय का ही, हमारे पास 3 विषय भी बहुत होता है, 2 विषय का ही गृह कार्य मिलना चाहिए, है ना। 6 विषय है तो एक एक दिन में आप 2 विषय का गृह कार्य दीजिए, जिससे बालक उसको कर सके, विद्यार्थी उसको कर सके और वो उसमें उनके अंदर उस विषय के प्रति भी थोड़ी सी इच्छा शक्ति जागृत हो सके पढ़ने और सीखने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, गृह कार्य देने का एक फायदा ये होता है कि बच्चे जो विद्यार्थी अपना समय यहाँ वहाँ खेल कूद कर या घूम फिर कर जो समय बर्बाद करते हैं, वो समय की बचत होती है और वो गृह कार्य करने के लिए बाध्य होता है, जिससे उनकी शिक्षण क्षमता में क्या होती है, विकास होती है और उनका समय भी बचता है और शिक्षा के प्रति और शिक्षण के प्रति क्या होता है, वो रुचि लेने लगता है। किसी एक विषय के प्रति या अन्य जो भी विषय होती है उसके प्रति क्या करता है, वो रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, इच्छा शक्ति वहाँ पर वो दिखाता है। ठीक है, देखिए अगला कहता है अभ्यास कार्य में पर्याप्त अवसर। अभ्यास कार्य में क्या होना चाहिए, पर्याप्त अवसर होने चाहिए। तो क्या होता है, कम समय होने के कारण बालकों को कक्षा में अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। इसीलिए क्या होता है, गृह कार्य ही वह माध्यम है जिसके द्वारा बालकों के अभ्यास कार्य करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ये सबसे अच्छी बात रही कि अभ्यास कार्य क्या है, कार्य में पर्याप्त अवसर। क्योंकि देखिए एक विद्यालय में हम सभी विषय को पढ़ाते हैं, एक शिक्षक सभी विषयों को पढ़ाता है ना, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, है ना, और कक्षा 6 से लेकर 10-12 तक क्या होते हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट तक क्या कर सकता है विद्यार्थी, पढ़ लिख सकता है, उसके बाद अभ्यास कर सकता है। किंतु जो समय बचा वो सिर्फ वो लिमिटेड होती है ना, एकदम समय सीमा तय होती है। तो उसको हम अभ्यास ज़्यादा कर सके उसके लिए वो क्या देना जरूरी है कि वो उस विषय में दक्षता हासिल कर सके और उस विषय का वो अभ्यास कर सके। किसी भी गणित की बात करें तो गणित को अपने प्रैक्टिस में ला सके, है ना, उसमें क्या हो सके वो अपने पास हो, उसमें अपनी क्षमता जागृत कर सके। इसके लिए उसको गृह कार्य देना चाहिए, जिससे क्या होता है घर में वो अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को देता है और गृह कार्य में वो दक्ष हो जाता है, गृह कार्य में वो लगा रहता है और दक्ष हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे कहता है कि लास्ट दिया है मौलिक चिंतन का विकास। इससे क्या होता है, बालकों में एकाग्रचित होकर पढ़ने की क्षमता आती है।
है ना। मौलिक चिंतन का विकास, इससे क्या होता है, अगर हम छात्रों को अगर गृह कार्य देते हैं तो वो क्या करता है, उसमें एकाग्रता आती है, थोड़ी सी एकाग्रता आती है, पूर्णता तो नहीं कह सकते लेकिन एकाग्रता आती है। वो बाध्य होते हैं उन वर्गों को करने के लिए, उन काम को करने के लिए वो बाध्य होते हैं। जैसे वो घर पहुंचेंगे उनको क्या करना होता है, आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ वहाँ तो घूम फिर कर फिर क्या करते हैं, अपने पढ़ाई में लग जाते हैं। तो उसके लिए बाध्य भी होता है, और क्या होता है, वो उन सभी समस्याओं को समाधान के लिए अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को क्या करता है, वो एकाग्रचित करना शुरू कर देता है। तो ये होता है छात्र हमारे पास इसका महत्व, इसके लिए गृह कार्य का महत्व। अब देखिए इसी में एक छोटा सा टॉपिक और दिया है, उसको भी देख लेते हैं। अभ्यास कार्य और गृह कार्य में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर होता है। तो कहता है अभ्यास कार्य में कहते हैं कि सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना अभ्यास कार्य कहलाता है। जो भी हम ज्ञान सीखते हैं उसका हम क्या करते हैं, नवीन परिस्थितियों में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारे पास अभ्यास कार्य कहलाता है। और गृह कार्य क्या होता है, अधिगम अनुभव का एक साधन होता है। गृह कार्य क्या होगा, हमारे पास एक अधिगम अनुभव का एक क्या होता है, साधन होता है। ठीक, दूसरा कहता है, देखिए अभ्यास कार्य के लिए शिक्षक को अभ्यास कार्य से शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं। शिक्षक को अभ्यास कार्य से शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति हुई अथवा नहीं, कहने का मतलब ये है कि अभ्यास कार्य से जो हमारे शिक्षा का उद्देश्य होता है, जो हमारे शिक्षण का उद्देश्य होता है, वो उसकी पूर्ति होती है कि नहीं, इसको हम अभ्यास कार्य के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहता है गृह कार्य में, गृह कार्य से छात्रों को पुनर्बलन की प्राप्ति होती है। ठीक, तीसरा कहता है अभ्यास से ज्ञान अधिक स्थायी होता है। अभ्यास कार्य से क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो क्या होता है, जो भी हमको ज्ञान मिलता है वो क्या हो जाता है, हमारे पास वो स्थायी होता है। ठीक, गृह कार्य कहता है, गृह कार्य में बालकों में समय के सदुपयोग की योग्यता का विकास होता है। ठीक, गृह कार्य करने में क्या होता है कि बालकों में जो समय बचता है उसका सदुपयोग कैसे करना है, इस विषय में उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और समय का सदुपयोग करना वो गृह कार्य के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है अभ्यास कार्य में गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत विकसित होती है। देखिए, जब एक विद्यार्थियों को अभ्यास कार्य दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक धीरे धीरे करके अपने प्रैक्टिस को बढ़ाता है, और प्रैक्टिस बढ़ने पर क्या होती है, उसकी गति में, उसकी क्षमता में क्या होती है, विकास आती है ना, विकसित हो जाती है, थोड़ी सी गति हो जाती है, गति पकड़ लेती है ना। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते क्या होता है, वो तेजी से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है, और उसमें शुद्धता आती है, प्योरिटी आ जाती है। जब कुछ चीज़ें भूलते हैं तो उसको भूलना छोड़ देता है, वहाँ पर क्या होता है, चीज़ों को ध्यान दिलाना शुरू कर देता है। और यही कहता है गृह कार्य से बालकों को पर्याप्त अभ्यास करने का मौका मिलता है। ठीक है, ये होता है गृह कार्य में। ठीक, और आगे कह सकते हैं अभ्यास कार्य में कि अभ्यास से छात्रों की स्मृति की जांच संभव होती है। अभ्यास से क्या होता है, छात्रों की जो मस्तिष्क होती है, जो स्मृति होती है, उसके जांच को हम, है ना, उसका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। ठीक है, और गृह कार्य से क्या होता है, बच्चों में, विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। गृह कार्य से क्या होता है कि विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये था आज हमारे लिए गृह कार्य क्या होता है, उसका महत्व क्या है, और अभ्यास और गृह कार्य में अंतर क्या होता है। ठीक है छात्र, धन्यवाद।